हाँ जी बच्चों, आज हम फिर से दो क्वेश्चन करेंगे। एक जर्नल का क्वेश्चन है और एक लेजर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता हमें जर्नल एंट्रीज चाहिए। पॉइंट नंबर ए की बात कर रहे हैं। कहता गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। बहुत ही ईजी एंट्री है। पॉइंट नंबर ए की अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो पॉइंट नंबर ए मुझे क्या कह रहा है? राजे, हमेशा ना हमारी अकाउंट्स में जर्नल के चैप्टर में ध्यान रखना, गुड्स के दो केसेस हो सकते हैं, या तो गुड्स इन होएगी या फिर गुड्स आउट होएंगी। इन जब भी होएंगी तो आपने गुड्स को गुड्स नहीं लिखना, परचेजेज अकाउंट के साथ लिखते होते हैं। और आउट होने के दो रीज़न होते हैं, हमेशा ध्यान में रहे। गुड्स बाहर जाने के दो रीज़न हो सकते हैं, या तो हमने गुड्स की सेल कर दी या फिर सेल के अलावा हमने कुछ और कर दिया, जैसे कि डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, जैसे कि डोनेशन होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तो गुड्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स हमारे बिजनेस से आउट हो रही हैं, तब उस केस में गुड्स को सेल्स के नाम से लिखा जाएगा। अगर सेल्स के अलावा किसी और रीज़न से गुड्स हमारे बिजनेस से आउट हो रही हैं, उसको परचेजेस के नाम से ही लिखा जाएगा, ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर गुड्स इन हो रही हैं, मान लो हमने गुड्स परचेज करी, तो गुड्स परचेज करने की जनरल एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो मैंने गुड्स को सेल कर दिया, तो सेल करने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। कैश आ गया, गुड्स चलेगी, लेकिन गुड्स को गुड्स नहीं लिखना। गुड्स को क्या लिखना है? गुड्स को सेल लिखना है। मान लो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, तो डिस्ट्रॉय बाय फायर हमारा नुकसान है, लॉस है, तो डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स। तो गुड्स चलेगी, गुड्स क्रेडिट होगी। डिस्ट्रॉय बाय फायर आपका नुकसान है, नुकसान हमेशा मेरी अकाउंट्स में डेबिट होता है, लेकिन गुड्स को गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स को क्या लिखूंगा? टू परचेजेस। चलो, ये बात क्लियर हो गई है। हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब क्या सोल्यूशन है, ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर ए की बात हो रही है, तो पॉइंट नंबर ए कह रहा है गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो पॉइंट नंबर ए का जो आंसर है वो क्या रहेगा? डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कितने रुपीज़ के साथ? ₹10,000 के साथ। इसका नरेशन लिख दूंगा। इसका नरेशन क्या रहेगा? इसका नरेशन रहेगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। ठीक है जी। चल, पॉइंट नंबर बी पे चलते हैं। कहता इंश्योरेंस कंपनी एडमिट क्लेम ऑफ ₹7,000। मतलब कि जो ऊपर हमारी गुड्स का लॉस हुआ था, उसका इंश्योरेंस कंपनी ने ₹7,000 का क्लेम जो है वो एडमिट कर दिया। अब पॉइंट नंबर बी में कुछ बच्चे बता क्या आंसर लिखेंगे? कुछ बच्चे इसका आंसर लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, जो कि गलत है। मेरे साथ साथ ध्यान से समझना। अब अगर मैं पहले ऊपर वाला पॉइंट एक बार दोबारा लिख रहा हूँ। ऊपर वाली एंट्री क्या हुई थी हमारी? ऊपर वाली एंट्री हुई थी हमारी डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मैं इस एंट्री के बारे में दो चीज़ें लिखूंगा। ये डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि ये हमारा लॉस था। लॉस हमेशा हमारी अकाउंट्स में डेबिट होते हैं। परचेजेस क्रेडिट क्यों हुई थी? क्योंकि जो गुड्स थी वो आउट हो रही थी, गुड्स हमारे बिजनेस से जा रही थी, तो मैंने गुड्स को क्रेडिट कर दिया था। ये बात समझ आ गई। अब इंश्योरेंस कंपनी ने अगर ₹7,000 का क्लेम एडमिट करा है, तो इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जो तेरा पॉइंट नंबर ए में नुकसान हुआ था, उसके लिए मैं तुझे ₹7,000 दे दूंगी। आज दिया नहीं है, वो कह रही है मैं तुझे इन फ्यूचर दे दूंगी। तो इसका मतलब क्या है? तो मैं क्या बोलूँगा, अगर इंश्योरेंस कंपनी मुझे इन फ्यूचर पैसा देगी, तो आज की डेट में तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा एसेट बन जाएगा ना। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी बोल सकता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएगा? मेरा एसेट बन जाएगा। चलो सर, ये बात तो क्लियर होगी। एसेट बन जाएगा तो डेफिनेटली बात है वो डेबिट होएगा, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब जब भी एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो वो डेबिट होती हैं।
दूसरा क्रेडिट क्या होएगा सर, क्रेडिट गुड्स को कर दो। बेटा गुड्स को क्यों क्रेडिट करूं, बच्चे यही करते हैं, बच्चे हमेशा बोलते हैं गुड्स को क्रेडिट कर दो। बच्चे पता क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर एंट्री कर दो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ये क्यों, परचेजेस तो आ ही नहीं सकता ना, क्यों? अब ये बताओ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में गुड्स का कोई लेना देना नहीं है ना, पॉइंट नंबर बी में ना कोई गुड्स आ रही है ना कोई गुड्स जा रही है, कोई गुड्स आई नहीं है कोई गुड्स गई नहीं है, तो गुड्स का तो कोई लेना देना ही नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 में हुआ क्या, पॉइंट नंबर 2 में ये हुआ कि जो ये मेरा लॉस हो रखा है ना, लॉस जो मैंने 10,000 से डेबिट कर रखा है, ये देखो एंट्री नंबर ए में मैंने डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 10,000 रुपीज़, जो लॉस मैंने 10,000 रुपीज़ से डेबिट कर रखा है। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैं तुझे 7,000 रुपया दे दूंगी इन फ्यूचर, तो राजू ये बताओ मेरा लॉस कम नहीं हो गया? बिल्कुल। अगर मेरा लॉस कम हो गया, यहाँ पे मैंने 10,000 रुपीज़ का लॉस को रिकॉर्ड करा हुआ है, अब मुझे पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे 7,000 रुपये इन फ्यूचर रिटर्न कर देगा, तो मेरा लॉस कम हो जाएगा। तो मेरा लॉस कम हो जाएगा, तो जो लॉस मैंने डेबिट करा हुआ उतना लॉस मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब ध्यान से समझना मैं क्या एंट्री करने वाला हूँ, मैं एंट्री करूंगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट, हाउ मच, 7,000 रुपीज। अच्छा इसका नरेशन क्या लिखूंगा, बीइंग इंश्योरेंस कंपनी एडमिट क्लेम। अच्छा अब एक बच्चे ने बोला सर ओके ये बात तो समझ आ गई कि यहाँ पे हमने 10,000 रुपये के लॉस को डेबिट करा था, यहाँ पे 7,000 रुपये के लॉस को क्रेडिट कर दिया। अब जो बचा हुआ 3,000 रुपये का लॉस है उसका क्या करूँ? मैंने कहा उसका क्या करना, उसका कुछ नहीं, वो तो लॉस आपका लॉस ही है। तो सर वो 3,000 रुपये के लॉस की एंट्री कहाँ पे है? मैंने कहा ये देखो ये 10,000 रुपये के लॉस की मैंने एंट्री कर दी थी, उसमें से मैंने 7,000 का लॉस रिवर्स करा है। तो इन दोनों को क्लब करके देखो 3,000 रुपये का लॉस तो अभी तक मैंने रिकॉर्ड करा ही हुआ है ना, मैंने तो टोटल 10,000 रुपये का लॉस रिकॉर्ड कर लिया था, उसमें से 7,000 रुपये का लॉस खत्म हो गया, तो मेरे लिए तो जो लॉस है वो तो 3,000 का अभी भी है ही है, और वो क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड है। 10,000 में से 7,000 निकल गया तो 3,000 अभी भी पॉइंट नंबर ए में वो रिकॉर्डेड है। चल सी पॉइंट क्या कह रहा है, कहता है रिसीव ए चेक ऑफ 7,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से मुझे चेक आ गया। अब इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपको चेक आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट है, जो इंश्योरेंस कंपनी आपकी यहाँ पे एसेट बनी थी, आपकी यहाँ पे एसेट बनी थी, वो एसेट अब खत्म होगी क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, पैसे आ गए और जो एसेट था वो खत्म हो गया। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। चलो पॉइंट नंबर डी के ऊपर चलते हैं। पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है, कहता रिसीव ₹8,000 फ्रॉम राम, मुझे राम से 8,000 रुपया रिसीव हुआ आफ्टर 20% डिस्काउंट इन फुल सेटलमेंट। तो अब बच्चे ने पता क्या करना है, बच्चों ने करना है 8,000 का 20% कर देते हैं जो कि 1,600 रुपया होता है। अब राम से क्योंकि कैश आया है, अगर राम से कैश आया है तो कैश मेरा क्या होता है, एसेट, और वो डेबिट होएगा क्योंकि एसेट इंक्रीज होगी। अब थोड़ा सा कम पैसा आएगा तो आपका नुकसान होएगा, डिस्काउंट बेसिकली आपका लॉस है, लॉस हमारी अकाउंट्स में हमेशा डेबिट होता है। अब राम से पैसा आया है, राम इसका मतलब हमारा एसेट होएगा, हमारा डेटर होएगा, तभी तो राम से पैसा आया है, और वो अब कम हो जाएगा जिसकी वजह से मैं राम को क्रेडिट कर दूंगा। देयरफॉर जो मेरी जर्नल एंट्री बनेगी वो तो यही बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, हमेशा इसको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बोलना है, सिर्फ डिस्काउंट नहीं लिखना, डिस्काउंट के साथ अलाउड वर्ड जरूर लिखना है, टू राम। कितने रुपीस के साथ, 8,000 का 20% 1,600 रुपये होता है, तो 1,600 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। अब 8,000 में से 1,600 माइनस कर दो तो आपके पास कैश कितना आया होएगा, हमारे पास जो कैश है वो 6,400 आया होएगा। ठीक है जी, ये एंट्री क्लियर होगी। ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये मैंने आपको यहाँ पे सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है।
अब क्या वैल्यूज ठीक है? नहीं, वैल्यूज गलत है, ये बात ध्यान मेरे, इसकी जो वैल्यूज है ये बिल्कुल गलत है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ध्यान से मेरे साथ साथ समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राजे, 8,000 रुपया राम से मुझे रिसीव हुआ है। पहले तो ये बताओ, ये 8,000 क्या है? 8,000 राम से रिसीव्ड है या रिसीवेबल है? तो 8,000 रुपया है जो, वो तो रिसीव्ड है। 8,000 रुपया तो मुझे रिसीव हो गया। तो राजे एक फॉर्मूला ध्यान रखना, एक यहां पे लिख रहा हूं, रिसीवेबल माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू रिसीव्ड होता है। अब मुझे क्वेश्चन में ये रिसीव्ड गिवन है, अब रिसीवेबल कितना है मुझे नहीं पता, और जो डिस्काउंट है वो हमेशा रिसीवेबल के ऊपर लगता होता है। तो डिस्काउंट कितना है? 20/100 एक्स, क्योंकि मैंने रिसीवेबल को एक्स लेट कर लिया है, और डिस्काउंट जो होगा 20% ऑफ एक्स होएगा, डेट इज इक्वल टू 8,000। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो ये 100x बन जाएगा, ये 20x बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू 8,000। सो 80x अपॉन 100 डेट इज इक्वल टू 8,000। देयरफॉर 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 80 डेट इज इक्वल टू योर एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10,000 रुपये। इसका मतलब जो रिसीवेबल अमाउंट है, रिसीवेबल अमाउंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10,000 रुपीज़। अब दिमाग लगाओ, अगर मैं 10,000 के ऊपर 20% चार्ज कर दूं, वो 2,000 बन जाता है। अब तभी तो 10,000 में से 2,000 माइनस होके 8,000 मुझे रिसीव होएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब ये बात ध्यान से समझना, अब क्योंकि हमारी रिवीजन चल रही है तो मैं इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और मैं इससे ज़्यादा क्या ही एक्सप्लेन करूँगा। तो जिसको फिर भी नहीं समझ आएगा वो मुझे बताना, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए एक बार मैं फिर से 2 मिनट दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा जी, हमेशा ध्यान रखना कि जो डिस्काउंट होता है ना, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा रिसीवेबल अमाउंट के ऊपर लगता है। किसी से इतने पैसे लेने वाले थे, उसमें से मैंने उसको थोड़ा सा डिस्काउंट अलाउ कर दिया, डिस्काउंट अलाउ करने के बाद मुझे इतने पैसे रिसीव हो गए। अब मुझे क्वेश्चन में जितने पैसे रिसीव हो गए वो गिवन है। अब डिस्काउंट हमेशा रिसीवेबल के ऊपर लगता होता है, और रिसीवेबल मुझे पता नहीं है, उसको मैंने एक्स ले लिया। तो डिस्काउंट कितना? 20%, तो एक्स का 20% कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो 10,000 आ जाती है। अब 10,000 के साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा कि राम से टोटल 10,000 रुपया लेना था, जिसमें से 8,000 रुपया आ गया, 2,000 का डिस्काउंट लग गया, और राम से 10,000 रुपया लेना था, तो राम मेरा डेटर 10,000 से कम हो गया। ठीक है, इसका नरेशन लिख दूंगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम आफ्टर डिस्काउंट, डेट्स ऑल। उसके बाद चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर ई के ऊपर। अब पॉइंट नंबर ई क्या कह रहा है वो ध्यान से समझ लो। पॉइंट नंबर ई कह रहा है, कहता है सोहन हु इज ए क्रेडिटर ऑफ द फर्म ऑफ 8,000। अब राजे याद रखना, यहां पे भी सेम टू सेम बात होगी। क्रेडिटर बोले तो पेबल, उसमें से थोड़ा सा डिस्काउंट लग जाता है, डिस्काउंट रिसीव मिल जाता है हमें, इज इक्वल टू पेड। मतलब कि पेबल माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू पेड, जैसे हमने पिछले पॉइंट में करा था, रिसीवेबल माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू रिसीव्ड। हमने किसी को, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमने किसी को 1,00,000 रुपया पेबल है, उसमें से मैंने उससे 1,000 रुपये का डिस्काउंट ले लिया, तो मैंने उसको पे कितना करा? 99,000। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, पेबल माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू पेड। अब क्वेश्चन क्या है? कहता सोहन एक क्रेडिटर है जिसको हमने 8,000 रुपया देना है, फर्म ने उसको पे कर दिया 20% डिस्काउंट के बाद। तो मैं डी और ई को साथ साथ क्यों रखा है? क्योंकि मैं आप यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 8,000 के ऊपर 20% लगा दो, जो कि 1,600 हो जाता है। तो 8,000 में से 1,600 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो 6,400 मैंने पे करा। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की एंट्री सोल्यूशन की बात करूँ, पॉइंट नंबर ई की बात करूँ, तो राम को मैं डेबिट करूँगा। राम डेबिट क्यों होएगा? क्योंकि मेरे जो क्रेडिटर्स हैं
वो रिड्यूस हो रहे हैं। क्रेडिटर्स का बेस क्या होता है? क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होते हैं हमारे। जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है, जब भी लाइबिलिटी कम होएगी वो डेबिट होएगी, जब भी लाइबिलिटी ज़्यादा होएगी वो क्रेडिट होती है। तो राम को मैंने पे करा है 8,000 रुपये के हिसाब से, और पे कितना करा है 6,400, और मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया है। डिस्काउंट जो है वो मेरा इस क्वेश्चन में फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ और उसको कम पेमेंट कर रहा हूँ। जितना कम पे कर रहा हूँ वो मेरा फ़ायदा है। तो फ़ायदा जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होएगा। डिस्काउंट रिसीव, इसलिए मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। तो सर ये बताओ, आपने पॉइंट नंबर ई में इक्वेशन क्यों नहीं बनाई? इक्वेशन क्यों नहीं बनाई? मैंने कहा इक्वेशन नहीं बनाने का रीज़न क्या है? पता आपको इक्वेशन नहीं बनाने का रीज़न क्या है? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो 8,000 बेसिकली मुझे गिवन है ना, डेट इज ऑलरेडी पेएबल अमाउंट। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो ना, सोहन हु इज क्रेडिटर ऑफ फर्म ऑफ ₹8,000, उसने ये नहीं बोला कि हमने सोहन को 8,000 रुपया दे दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है सोहन जिसको 8,000 रुपया देना था उसको मैंने 20% डिस्काउंट के बाद दिया। तो 8,000 पेएबल है, डिस्काउंट कितना 20%, और 20% इसी के ऊपर लगेगा। तो 8,000 का 20% कितना होता है 1,600। तो पे कितना कर दिया 6,400। अब क्रेडिटर हमारे क्वेश्चन में कम हो रहे हैं, देयरफॉर डेबिट होएगा। कैश हमारे क्वेश्चन में आउट हो रहा है, देयरफॉर क्रेडिट होएगा। और डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, ये हमारा गेन है, और हमारी अकाउंट्स में कोई भी गेन होता है वो क्रेडिट होता है। देयरफॉर मेरी एंट्री क्या बन गई? राम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो पॉइंट नंबर डी एंड ई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। याद रहे, आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी और किस क्वेश्चन में मेरा काम बिना इक्वेशन बनाए चलेगा। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा लेजर का, जिसमें क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट करी है कि मुझे फर्नीचर का अकाउंट बना के दो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस, डेट्स इस क्वेश्चन में अगेन गिवन नहीं है, डेट्स गिवन नहीं है, तो ABCD के हिसाब से लिख लेंगे। तो फर्नीचर का जो बैलेंस है उसको लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर टू बैलेंस ब्रोड डाउन। अब 20,000 रुपये का फर्नीचर 3,000 रुपये के नुकसान के ऊपर सेल हो गया। तो पॉइंट नंबर बी की जो एक्सप्लेनेशन है सर यहाँ लिख देंगे। फर्नीचर आया या गया? फर्नीचर तो गया 10,000 का। कैश आया या गया? कैश तो आएगा ना, ऑब्वियसली बात है, 17,000 रुपीज़। और जो आपका लॉस हो गया, लॉस है 3,000। अब मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहूँगा? मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कैश हमारा एसेट है और वो इन हो रहा है तो डेबिट होएगा। और लॉस हमारा क्या है? पूरी अकाउंट्स में कोई भी लॉस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। और फर्नीचर के बारे में मैं क्या लिखूँगा? फर्नीचर हमारा एसेट है और इस क्वेश्चन में वो सेल होके आउट हो रहा है, बोले तो रिड्यूस हो रहा है, तो वो क्रेडिट होएगा। तो पॉइंट नंबर बी का आंसर क्या बन गया? कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो ये बताओ, फर्नीचर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। अब फर्नीचर का अकाउंट जो 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, उसके क्रेडिट होने की वजह क्या है? एक तो कैश और एक लॉस। तो पॉइंट नंबर बी का एक्सप्लेनेशन, पॉइंट नंबर बी का एक्सप्लेनेशन, फर्नीचर के खाते में जाके लिख दूंगा बाय कैश 17,000, और फर्नीचर के खाते में जाके लिख दूंगा बाय लॉस 3,000। अब या तो आप इसको लॉस लिख सकते हो अगर आपके दिमाग में लॉस है, अगर लॉस के अलावा मैं इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है राजे, वो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स चैप्टर नहीं करवाया। चलो आप इसको लॉस ही लिख लो, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो याद रख सकता है वो यहाँ पे बाय P&L लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट नंबर सी, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है? यहाँ पे लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। तो पॉइंट नंबर सी, फर्नीचर में क्या लिख दूंगा मैं? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपये की 5,000 रुपये की डेप्रिसिएशन लगी है, तो डेप्रिसिएशन में 5,000 रुपये। ये भी बात क्लियर होगी। पॉइंट नंबर डी, अब डी को बी के साथ कंपेयर करेंगे। तो पॉइंट नंबर डी बड़े ध्यान से समझना मेरे साथ। मैंने 10,000 का फर्नीचर 3,500 रुपये के फायदे के ऊपर सेल करा। तो फर्नीचर सेल करने से कैश आएगा या जाएगा? ऑब्वियसली बात है, कैश आएगा 13,500 रुपये।
फर्नीचर आया या गया, फर्नीचर गया। पूरी अकाउंट्स में कोई भी एसेट अगर आउट होती है तो वो क्रेडिट होती है। फर्नीचर बेचने के टाइम पे मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? मुझे फ़ायदा हुआ। कितने रुपए का? 3,500 रुपये का। और जो भी जितनी हमारी पूरी अकाउंट्स में कोई भी गेन होता है वो क्रेडिट होता है। कोई भी एसेट आउट होएगा तो वो क्रेडिट होएगा। कोई भी एसेट कैश हमारा एसेट ही तो है। कोई भी एसेट अगर कोई भी एसेट इन होएगा तो वो डेबिट होएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर, ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इस बात के ऊपर चलूँ तो फर्नीचर का अकाउंट जो है वो 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो गया और गेन का जो खाता है वो 3,500 से क्रेडिट हो गया। फर्नीचर के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है? कैश। और गेन का भी क्रेडिट होने का रीज़न क्या है? कैश। तो फर्नीचर का अकाउंट तो 10,000 से ही क्रेडिट हुआ ना। तो फर्नीचर का अकाउंट 10,000 से अगर क्रेडिट हुआ है तो मैं यहाँ पे जाके पॉइंट नंबर डी में जाके लिखाता हूँ क्या? फर्नीचर के खाते में बाय कैश। कितना? 10,000 रुपीज़। क्योंकि फर्नीचर का खाता क्रेडिट हुआ 10,000 से और क्रेडिट होने का रीज़न क्या है? कैश। या तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर लो या इसी क्वेश्चन की मैं यहाँ पे आपको एक न्यू एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। वो क्या है? मैंने एक एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और वो कितने से कर दी सर ने? 13,500 से। मैंने कहा सर ये आपने क्या करा, ये तो हमारी एंट्री गलत है। मैंने कहा क्यों गलत है? क्योंकि सर फर्नीचर तो 10,000 का ही गया ना, तो आपने फर्नीचर 10,000 से क्रेडिट करो। ओ, तो मैंने तो गलती से फर्नीचर 13,500 से क्रेडिट कर दिया। अब क्या करूं? सर इसको इरेज करो और इसको 13,500 की जगह इसको 10,000 लिखो। मैंने कहा मैं इरेज नहीं करूंगा, मैं एक काम करता हूं, मैं फर्नीचर कितना गलती से ज़्यादा क्रेडिट हो गया? फर्नीचर तो 10,000 का ही गया ना, मैंने 13,500 से क्रेडिट कर दिया, तो फर्नीचर जो है वो 3,500 से ज़्यादा क्रेडिट हो गया था। तो मैं फर्नीचर को 3,500 से डेबिट कर देता हूँ, टू गेन कर देता हूँ 3,500। अब ये बताओ, ये दोनों एंट्री में, इन दोनों एंट्रीज को अगर मैं क्लबिंग कर दूं, कैश तो 13,500 से ही डेबिट है, फर्नीचर इतना क्रेडिट हुआ इतना डेबिट हुआ, तो नेट जो फर्नीचर है वो 10,000 से ही क्रेडिट होएगा और टू गेन 3,500। तो इस एंट्री में और इस एंट्री में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन इसके सोल्यूशन में फर्क पड़ जाएगा। अब सोल्यूशन में कैसे फर्क पड़ेगा, ध्यान से समझना। अब अगर मैं इस तरीके से पोस्ट करता हूं तो मैं बाय कैश 10,000 ही लिख पाता हूं, लेकिन अगर मैं सेकंड एंट्री, ये जो मैंने आपको करके दिखाई है एंट्री, कैश टू फर्नीचर, फर्नीचर टू गेन, अगर मैं इस एंट्री को फर्नीचर में पोस्ट करता हूं ना, पॉइंट नंबर डी के नाम से, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो फर्नीचर में क्या आ जाएगा? बाय कैश 13,500, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गेन, फर्नीचर के अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू गेन 3,500। अब मुझे ये बताओ, आपको क्या बेटर लग रहा है? आपको ये वाला डी पॉइंट बेटर लग रहा है या ये जो ब्लू पेन से मैंने डी पॉइंट को सोल्व करा वो बेटर लग रहा है? रेड पेन वाला डी पॉइंट अच्छा लग रहा है या ब्लू पेन वाला डी पॉइंट अच्छा लग रहा है? सर ब्लू पेन वाला डी पॉइंट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि 13,500 में सेल हो गया और 3,500 का गेन हो गया। लेकिन जो रेड पेन वाला डी पॉइंट है वो तो सिंपल 10,000 पे लिख रहा है। तो इस वजह से मैं इस रेड वाले को डिलीट कर दूंगा और जो ब्लू पेन है वही मेरे क्वेश्चन का सलूशन रहेगा। सर समझ नहीं आया? मैंने कहा अगर आपको नहीं समझ आया तो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी एसेट हमारा गेन के ऊपर सेल होता है ना, तो गेन के ऊपर अगर सेल होएगा तो एक तो बाय कैश इधर आएगा, गेन इधर आएगा। अगर मेरा कोई भी एसेट लॉस के ऊपर सेल हो रहा है, लॉस के लिए बाय कैश इधर आएगा और बाय लॉस इधर आएगा। एसेट दो ही तरीके से हो सकता है, या तो लॉस के ऊपर सेल होएगा या प्रॉफिट के ऊपर सेल होएगा। अब प्रॉफिट के ऊपर सेल होएगा तो पॉइंट नंबर डी अपना याद रख लो, लॉस के ऊपर सेल होएगा तो पॉइंट नंबर बी अपना याद रख लो। सर याद क्यों रखना, हम तो समझेंगे। बेटा समझना है तो ये मैंने सारी एक्सप्लेनेशन आपको पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर डी की दे रखी है, आप इसको समझ सकते हो। सर हमें पेपर में ये वाली एंट्री करनी है या ये वाली एंट्री करनी है? मैंने कहा ये वाली एंट्री आप नहीं करोगे। अगर मैं बोलूं कि आप जर्नल का चैप्टर कर रहे हो, जर्नल के चैप्टर में आप ये वाली एंट्री कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर आप लेजर का चैप्टर कर रहे हो और फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हो तो आपको मेरे बेटे यही वाली एंट्री करनी पड़ेगी, ध्यान मेरे। चलो सर क्लियर हो गया। फर्नीचर ऑफ 10,000 परचेज्ड बाय चेक, तो इस फर्नीचर को परचेज करने की एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो फर्नीचर में क्या आ जाएगा? टू बैंक। फर्नीचर में क्या आ जाएगा मेरे बेटे? टू बैंक। पॉइंट नंबर ई, टू बैंक 10,000 रुपीज। अब क्या करना है सर? अब पॉइंट नंबर एफ आएगा, वो क्या होता है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो कैरी डाउन कैसे निकाल लूंगा? इन तीनों का टोटल कर लो तो वो बन जाएगा 1,13,500। तो ये भी बन जाएगा 1,13,500। अब 1,13,500 में से ये सारी फिगर्स माइनस कर देना, ये आपका बेसिकली बैलेंस इन फिगर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो।